11th में आने के बाद आप अपने आप के टॉपर वाले को मिस करोगे कि यार मैं तो टॉपर हुआ करता था या हुआ करती थी इन क्लास 10। इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ कि मुझे क्या हो गया, मैं क्यों नहीं नंबर आ रहे, क्या आ रहे, तो जस्ट लुक फॉर योरसेल्फ एंड पहले तो आप रियलाइज करो दैट दिस इज कॉमन। 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपने साइंस ले लिया और अब आप क्लास 11th में पहुंच चुके हो। लेकिन क्या आपको पता है कि क्लास 11th इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10। एंड यस, अगर आप ये सोचोगे कि क्लास 10th एंड क्लास 11th बिल्कुल सेम है एंड क्लास 11th जस्ट एक अपग्रेडेड वर्जन है क्लास 10th का, और आपको बिल्कुल पुरानी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे आपके अच्छे नंबर आए थे क्लास 10th में और उसी से आप क्लास 11th में एक्सेल कर लोगे, सो यू आर रॉन्ग। हाँ, इसके लिए आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप क्लास 11th में उस तरह से एक्सेल कर पाओ और मिस्टेक्स ना करो। एंड दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल डू। Number one, thinking that class 11th is just an upgraded version of class 10th. अगर आप ये गलती कर रहे हो ये सोच के कि क्लास 11th कुछ नहीं है, जस्ट एट अपग्रेडेड वर्जन है क्लास 10th का, तो ये भूल है। क्लास 10th में टॉपिक्स इंटरडिपेंडेबल नहीं होते थे उतने जितने क्लास 11th में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के तीनों टॉपिक्स आपस में डिपेंडेंट है। अगर आप बायो के भी कुछ फॉर्म जा रहे हो तो उसका केमिस्ट्री में भी कुछ यूज़ है। केमिस्ट्री की कुछ चीज़ है जैसे उसकी जो आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो, बायोमोलिक्यूल्स में उसका यूज़ है। तो क्लास 10th कि जैसा नहीं है ये। क्लास 11th में आपको सारे टॉपिक्स डिपेंडेबल है। अगर आप एक टॉपिक को छोड़ दोगे देन यू विल स्किप अ लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशंस जो कि आपको अगले चैप्टर में चाहिए। सो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। एंड ऑल्सो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, कोई भी चीज़ को स्किप मत करो। अगर आपने कोई भी चीज़ को स्किप किया तो फिर आपकी नेक्स्ट आगे जा कर के नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में आपको उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो इसीलिए क्लास 10th जैसे जो हम कुछ टॉपिक स्किप कर देते थे, इसमें ऐसा नहीं करना है। सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हियर कम्स द सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज नॉट फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। यस, आपने बुक्स खरीद ली है क्लास 11th की, आपके पास एनसीईआरटी ही है, लेकिन आप जो दूसरा काम करेंगे वो ये होता है कि आप ढेर सारी किताब उठा के ले आएंगे और बाकी पब्लिशर्स की कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ऑब्वियसली इट्स ओके, लेकिन आप ढेर सारी बुक्स लेकर आ जाएंगे, लेकिन उन सब का यूज़ नहीं होगा उतना। आप ये समझो कि कई सारे अलग अलग रेफरेंस बुक से पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज़ कंप्लीट योर एनसीईआरटी। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी फिनिश करना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्लास 10th एग्ज़ाम्स के लिए, इन एवरी एग्ज़ाम्स जो फाउंडेशन माना जाता है वो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की जो किताब है उसको माना जाता है, नॉट द रेफरेंस। रेफरेंस गलत हो सकता है। अगर आपने कभी क्वेश्चन चैलेंज किया और आपने रेफरेंस दिया कि मैंने इस वाली बुक से देखा है, तो वो गलत हो सकता है। आपको हमेशा फोकस करना है एनसीईआरटी पे पहले। अगर आपकी एनसीईआरटी पहले फिनिश हो चुकी है देन यू कैन गो अप टू द रेफरेंस बुक्स एंड आप अलग अलग पब्लिशर की बुक को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपकी यही होनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ें और उसको फिनिश कर लें। स्पेशली इन बायोलॉजी, बायो में एनसीईआरटी इज़ लाइक द देवता, तो प्लीज़ उसको स्किप ना करें। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं एंड यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। और आपकी स्किप की कॉन्सेप्ट में तो नहीं था लेकिन वहाँ लिखा हुआ था लास्ट लाइन में, सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। ओके, द थर्ड वन इज हैविंग बैकलॉग। अब आप लोग अभी अभी आए हो क्लास 11th में, तो आपको लगेगा ये क्या चीज़ है, ये तो हमने कभी फेस ही नहीं की है, क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है कि आपको बैकलॉग जैसी चीज़ें फेस करना पड़े। आप अल्टीमेटली कैचअप कर लेते हो। लेकिन क्लास 11th में क्या होता है कि आपने अगर एक टॉपिक स्किप किया, आपने सोचा ये मैं बाद में भरूंगा, बाद नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 11th का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है। बायोलॉजी का ही बहुत ज़्यादा वास्ट है, केमिस्ट्री अलग वास्ट है, फिजिक्स अलग है, उसमें न्यूमेरिकल्स आपको इतने टाइप के मिलेंगे, इतने टाइप की चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी कि आपके पास टाइम की कमी पड़ेगी। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि अपना बैकलॉग मत आने दीजिए। कोई भी चैप्टर को बाद के लिए मत टालो। अगर आपको लगता है कि अभी उसे थोड़ा देर स्किप करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ तो ठीक है, देन उसके बाद उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के कंप्लीट करो। पहला आपका होना चाहिए कि चैप्टर फिनिश हो, ताकि आप आगे जाके ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर सके एंड अल्टीमेटली बोर्ड्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं, तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा अच्छी पकड़ लोग चाहिए। तो इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग नो बैकलॉग, ताकि आप बाद में प्रेशराइज ना। फोर्थ वन, स्टडी जस्ट बिफोर टेस्ट। यस, वी ऑल डू दैट, है ना। क्या होता है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोगों को लगेगा कल पेपर है, चलो पढ़ लेते हैं, रात भर 10 घंटे के आपने पढ़ाई कर ली। तो ये चीज़ गलत है।
11th में ऐसे मार्क्स नहीं आते। क्लास 10th में तो चलो आ भी जाते थे, 11th में अब नहीं आएँगे, क्योंकि वो रात भर की हुई पढ़ाई में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा और सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन चीज़ें बदल जाएँगी वहाँ पे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यूअसली करते जाना है। रोज़ 1 आवर और 2 आवर इफ यू कैन गिव, इट्स इनफ फॉर दैट। 1 घंटा, 2 घंटा लेते जो कंसिस्टेंट रहो इंस्टेड ऑफ डूइंग द लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के ऊपर बिल्कुल रिलाई मत करना। आई विल रियली नॉट सजेस्ट। हो सके तो अगर नेक्स्ट वीक एग्जाम है, कोई भी टेस्ट है, तो उसके लिए 1 हफ्ते पहले ही करके रख लो प्रिपरेशन, ताकि सिर्फ प्रैक्टिस करते करते निकल जाएगा, नहीं तो आधी चीज़ आप प्रेशर में भूल जाओ। नंबर 5, कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ टॉपर। यस, आप टॉपर होंगे क्लास 10th के, है ना? लेकिन क्लास 11th में आके आपके मार्क्स नीचे गिर गए एंड नाउ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द टॉपर। डोंट डू दिस। एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट फेसेस दिस इन देयर लाइफ टाइम कि जब वो 11th में आता है तो उसके मार्क्स नीचे गिर जाते हैं एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है? लेकिन इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द टॉपर, कंपेयर विद योरसेल्फ, ठीक है? अपने आप से कंपेयर करो कि पिछले वाले वर्जन से अभी वाला वर्जन में आपने कितने मार्क्स किए, या तो आपकी कैसी कॉन्सेप्ट अच्छी रही या नहीं रही, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया। स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप लॉस्ट हो सकते हो कि ये क्या पढ़ रहे हो और ये कहाँ से कौन सी चीज़ आ गई, लेकिन यही आपकी शुरुआत है और आपको क्या करना है कि किसी और से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग में किसी और से कंपेयर करके डीमोटिवेट हो जाते हो तो फिर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाती है और आया हुआ क्वेश्चन भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो इसीलिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप रखो एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स। नंबर 6, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन फोन। वी ऑल नो 5 मिनट ब्रेक कितना बन जाता है, 2 आवर ब्रेक, है ना? तो जस्ट एक रील करते करते सो मच टाइम वी वेस्ट ऑन द इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एवरीवेयर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन द सोशल मीडिया, आप उसकी अपने फ़ोन में टाइमर लगा लो कि आप इससे ज़्यादा नहीं देखोगे कोई भी ऐप को, ठीक है? अभी से आप अपने आप को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दो कि आप कितना टाइम फ़ोन पे स्पेंड करते हो। हाँ, ये है ऐसा कि अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है तो आप अल्टीमेटली फ़ोन निकाल के देखने लग जाओगे, है ना? वैसे तो आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है कवर करने के लिए, लेकिन अगर आप फ्री बैठे हो तो आप ये करोगे। लेकिन अभी से मेरी मानो तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग में फ़ोन का यूसेज नॉर्मली ही कम कर दिया जाए। कोई पेपर हो या कोई पेपर ना हो, इफ़ यू डू दिस, अगर आप फ़ोन का यूसेज नॉर्मली कम रखोगे तो आपके दिमाग में क्रेविंग नहीं होगी फ़ोन को लेके, आप एडिक्टेड नहीं होगे फ़ोन को लेके और आप जब पढ़ने बैठोगे तब ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ोगे। ठीक है? एक स्टडी के हिसाब से अगर हम जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन को फॉर डोपामाइन रश, तो क्या होता है कि हमारा जो भी फ़ोकस होता है वो अल्टीमेटली धीरे-धीरे करके हमारा ब्रेन से चला जाता है एंड इवन इफ वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग, हम फोकस ही नहीं कर पाते। क्यों? भई हम तो 4 घंटे से पढ़, लेकिन फिर भी उतना घुसा ही नहीं दिमाग में, उतना मेमोरी नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से जो इतने सा टाइम से हम जो कंसिस्टेंटली उस फ़ोन की, उस स्क्रीन्स की जो इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन में जो उसने छोड़ा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के। इसीलिए ट्राई टू लिमिट योर फ़ोन, ट्राई टू पुट टाइमर ऑन द ऐप्स एंड यूज़ फोकस मोड व्हेन यू आर स्टडीइंग। नोटिफिकेशंस बिल्कुल नहीं आने चाहिए, क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों को फ़ोन से एंड 12th में और ज़्यादा कंपटीशन में तो फिर वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। बिल्कुल कट करने की ज़रूरत नहीं है कि स्विच कर दिया फ़ोन को, छोटे वाले फ़ोन से हटा दिया फ़ोन को। इंस्टेड keep watch on yourself and start doing small things to avoid the usage of your phone. So this would be like better for you for the rest of the time. And the last one is thinking that you are not smart enough, and it's very common क्लास 11th में आने के बाद आप अपने आप के टॉपर वाले को मिस करोगे कि यार मैं तो टॉपर हुआ करता था या हुआ करती थी इन क्लास 10। सो नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ कि मुझे क्या हो गया, मैं क्यों नहीं नंबर आ रहे, क्या आ रहे, तो जस्ट लुक फॉर योर सेल्फ एंड पहले तो आप रियलाइज़ करो दैट दिस इज़ कॉमन। क्लास 11th इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10th एंड इट इज़ कॉमन कि आप स्टार्टिंग में नीचे जाओगे, आपके नंबर डाउन करेंगे, फॉल करेंगे। आपको चाहिए नए अप्रोच की ज़रूरत, जो अभी मैंने इस वीडियो में बताया। स्टार्टिंग से जो आप स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो आपकी स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी रहेगी कि आपको क्या-क्या करना है और ये क्लास 11 जो है वो आपको कहाँ-कहाँ गिराएगा। तो यू नो ना कि आपको उन सारी चीज़ों से बचते हुए जाना है, तो आपके वो जो नंबर जो गिरे हैं वो राइज़ कर जाएँगे। अल्टीमेटली इट विल राइज़। ठीक है? तो जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2-3 महीने में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो फिर आप गिव अप कर दोगे, अब तो मेरे से नंबर आ ही नहीं सकते। फिर आपके कॉन्सेप्ट में मन नहीं लग रहा, आप कह रहे हो कि फ़ोकस करके क्या करना है, मैंने तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट समझा था, मेरे से तो हुआ ही नहीं। तो इस टाइम पे आपको जो इम्पोर्टेंट काम ये करना है वो है आपको शो अप करना है। डोंट गिव अप, जस्ट शो अप। आपको नहीं हो रहा है,
आप शो अप करो, अपने टीचर से पूछो, आप अपने अकेडमी वालों से पूछो, आप अपने ट्यूशन टीचर से पूछो, आप पूछो और आप उसको क्लियर करो। आप एक-एक 1 स्टेप एट अ टाइम करके चलो, अपने डाउट्स को क्लियर रखो। अपनी एक कोई बुक बना लो डाउट की, या फिर आपकी एक ऐसी बुक बना दो जहाँ पे आप हर बार गलती कर रहे हो, तो आप उसके लिए एक नोटबुक बना के आप उसको हमेशा पूछो और उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप अपने ही मार्क्स से डिमोटिवेटेड होके अपने लिए ही स्टेप नहीं लोगे, तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और क्लास 11th के कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आए, then class 12th में maybe you will face other problems. So yes, that's it for the video, and please don't forget to remember all the things. अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सारी गलतियाँ कर सकता हूँ, इन द फ्यूचर लिख के कहीं दीवार पे चिपका दो कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, और या ये चीज़ें करनी है, ताकि आपके दिमाग क्लियर रहे कि ये पोटेंशियल चीज़ें हैं जो कि होती है क्लास 11th में, एंड यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, मेरी वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था, क्योंकि बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं क्लास 11th में आके। वो बोलते कि क्लास 10th में तो ऐसा नहीं होता था, ये क्या हो रहा है मेरे को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, है ना? तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों। मेन रीज़न यही था कि मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ इन सब चीज़ों को लेकर के, कि इट्स वेरी नॉर्मल, एंड आप क्या गलती कर सकते हो और क्या गलती कर रहे हो, उसके ऊपर आपको फ़ोकस करते रहना है, ठीक है? अपने आप को बिल्कुल हार मत मानिए, डोंट गिव अप, एंड कीप ऑन गोइंग विद योर गोल। Thank you so much for watching. If you like this video, you find this informative, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने फ्रेंड्स को भेज देना, वो भी क्लास 11th में है, तो उनके भी भला हो जाएगा, काम आ जाएगा। इफ़ यू हैव सम रिलेटिव्स जिनको आपको लगता है कि उनके काम आएगा, देन सेंड इट टू देम ऑल्सो, ठीक है? एंड साथ में मिलकर एज अ ग्रुप यू शुड ग्रो एंड यू शुड स्टडी मोर इफेक्टिवली। थैंक यू सो मच।